दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 33 लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी जो सीरीज है ये रीजनिंग और जीके की दोनों के को मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है। तो इससे पहले हम रीजनिंग के 33 सीरीज अपलोड कर चुके हैं और जीके की भी लगभग 33 के अपलोड हो चुकी है। लेकिन ये जो जीके और रीजनिंग दोनों की मिक्स सीरीज है ये हमारी सेकंड सीरीज है, जिसमें पहले भी एक सीरीज जीके और रीजनिंग की अपलोड की गई है और अब भी जिसमें जीके और ये टोटल जो 10 क्वेश्चन करके टोटल 20 क्वेश्चन है और ये यूपीपीसीएल जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं इन टोटल 20 क्वेश्चन की। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं यूपीसीएल TG2 जेएमआर HSSC पटवारी पुलिस हाईकोर्ट और LDC सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन की और उसके बाद में जीके के 10 क्वेश्चन करके टोटल 20 क्वेश्चन की डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं रीजनिंग की जो सीरीज टेस्ट सीरीज नंबर 33 है और ये MGV स्टडी पॉइंट पे ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है। तो आप भी इस एक्सप्लेन को देख सकते हैं कि अगर आपने इस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया है तो आप इस पूरी एक्सप्लेन को लास्ट तक देखें। तो इसमें रीजनिंग और जीके के दोनों के टोटल 20 क्वेश्चन है 10 करके और हम इन 10 क्वेश्चन को टोटल जो पहले रीजनिंग के है और चलते हैं बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है रीजनिंग का आपके क्वेश्चन फर्स्ट में नेहा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर मुड़ी। कि पहले तो नेहा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया है और 15 मीटर चलने के बाद में वह बाईं ओर मुड़ती है और वो भी 2 बार मुड़ती है और दोनों बार वह 15-15 मीटर चली। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से किस स्थान से जो कि कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताया गया कि ये हमारे पास दिशा है, ये ऊपर होती है नॉर्थ और नीचे होती है साउथ। राइट हैंड साइड में होती है ईस्ट और लेफ्ट साइड में होती है लेफ्ट हैंड साइड में होती है वेस्ट। तो सबसे पहले आपको कहा है कि नेहा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया तो नेहा चलेगी अपनी दिशा में। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा हो जाएगी नीचे की तरफ और यहाँ पे वो चली है 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद में वह अपनी बाईं तरफ मुड़ती है। तो अब वो बाएं मुड़ने के बाद में ये चलेगी ईस्ट साइड में और यहाँ पे भी वो चलती है 15 मीटर। अब ये बार जो है वो 2 बार दोहराती है कि 2 बार बाएं मुड़ती है। तो अब बाएं मुड़ करके वापस ये जाएगी तो यहाँ पे वो 15 मीटर और ये 15 मीटर वो जा रही है नॉर्थ साइड में। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेहा दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलती है और उसके बाद में वो 2 बार बाएं मुड़ती है। तो 2 बार बाएं मुड़ करके भी वो 15-15 मीटर चलती है। अब वह अपनी जो कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये क्योंकि यहाँ पे जब ये दूरी 15 मीटर है तो ये भी दूरी 15 मीटर होगी तो वो अपने स्थान से 15 मीटर दूर है। और बात करें कौन सी दिशा में है तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है, क्योंकि ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। राइट हैंड साइड में पूर्व दिशा है तो वह 15 मीटर और पूर्व दिशा में है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शन की। तो ऑप्शन दे रखा है 15 मीटर और पूर्व में। और चलते हैं अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन सेकंड में एक महिला की ओर संकेत करके राम ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। यानी जो संकेत करके जो महिला है उसकी माता और वो राम की सास की इकलौती बेटी है। तो राम उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए तो यहाँ पे ये होगी महिला और इस महिला की ओर संकेत करके और ये हो गया राम। यहाँ पे राम और राम ने कहा इस महिला और यहाँ पे ये हो गई इसकी राम की सास, ये राम की सास हो गई और ये हो गई सास की एकमात्र पुत्री
और ये जो पुत्री है ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है और ये इसकी जो एकमात्र पुत्री है। अब राम के सास की एकमात्र पुत्री होगी राम की पत्नी, तो ये होगी इसकी पत्नी, और पत्नी की जो पुत्री है वो होगी राम की पुत्री, तो राम इसका पिता होगा, राम हो गया इसका पिता। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया गया कि महिला उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी राम की सास और सास की एकमात्र पुत्री, सास की एकमात्र पुत्री राम की पत्नी, और पत्नी की जो पुत्री होगी वो राम की बेटी होगी, और यहाँ पे राम उसका पिता है। और चलते हैं देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है पिता, और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दिए गए श्रेणी में से लुप्त पद ज्ञात करना है, और यहाँ पे देखते हैं आपको कौन सी श्रेणी दी गई है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे श्रेणी में पहले दिए गए 1, फिर 2, फिर 6, फिर 12, फिर 36, फिर 72, फिर 216 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि इस 1 को गुणा किया गया है 2 से, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 प्राप्त हो गए, और फिर इस 2 को गुणा किया 3 से तो 6 हो गए, फिर इस 6 को गुणा किया 2 से तो 12 हो गए, फिर 12 को गुणा किया 3 से तो 36 हो गए, और 36 को 2 से गुणा किया तो 72 हो गए, और 72 को जब 3 से गुणा किया तो 216 हो गया। और अब 216 को गुणा करना है 2 से, 216 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 432 हो जाएंगे, और यहाँ पे देखने से पता चलता है कि पहला अंक है उसको 2 से गुणा किया गया है, 1 दूनी दूनी, फिर यहाँ पे जो 2 है 2 को गुणा किया है 3 से तो 2 तिये 6, फिर 6 को गुणा किया 2 से तो 6 दुए 12, फिर 12 को 3 से गुणा किया तो 12 तिये 36, और 36 को 2 से किए 36 दुए 72, और 72 को 3 से किए तो 72 तिये 216। अब हमें क्या करना है कि आगे वाले अंक को 2 से गुणा करने पे प्राप्त होता है 432, और अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा 432। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, यानी किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, तो उसी महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको कहा है कि 10वां दिन, और 10वां दिन तो यहाँ पे अर्थात 10 तारीख, यानी 10वां दिन बोले तो 10 तारीख कि किसी भी महीने का 10वां दिन यानी 10 तारीख, और इसी प्रकार से जो 27वां दिन है वो 27 तारीख है, 27 तारीख है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि 27 माइनस 10, क्योंकि पहले 10 दिन जा चुके हैं और फिर 27वें दिन पूछा है, तो 27 माइनस 10, क्योंकि 27 में से 10 घटाने पे हमारे पास बचते हैं 17। तो अब हमें क्या करना है कि इन 17 दिन में से पता करना है, और 17 दिन में से हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है कि सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि 10 जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है कि हमें विषम दिन ज्ञात करना होता है, हमें विषम दिन ज्ञात करना होता है। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए जो भी दिन होते हैं और उस दिन में 7 का भाग देने पर जो शेष फल बचता है वो विषम दिन होता है, और उससे हम काउंट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 17 दिन है कुल, और 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया तो इसमें भाग तो 2 बार चला गया, लेकिन जो शेष बचा है उसको हम देखते हैं। तो शेष बचा है हमारे पास 3। तो अब हम क्या करेंगे कि शनिवार के बाद 3 दिन गिनेंगे। तो शनिवार के बाद में रविवार हो गया, उसके बाद में सोमवार हो गया, और उसके बाद में हो गया मंगलवार। तो यहाँ पे हमारा आंसर है मंगलवार। और दूसरा इसका जो मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे
कि 10वां दिन यानी 10 तारीख को वार है आपका शनिवार। 10 तारीख को आपका वार शनिवार है और यहाँ पे 10 + 7, क्योंकि प्रत्येक 7वें दिन को वही वार होगा तो 7 हमें प्लस करना है। और अब हमारे पास ये 17 तारीख को भी शनिवार है। 17 के बाद में आगे हमारे पास 17 + 7 और बराबर में हो गया 24, और 24 तारीख को भी शनिवार है। 24 तारीख को शनिवार है। अब आगे हमें क्या करना है कि जब 24 को है शनिवार तो फिर 25 को होगा रविवार, और फिर 26 को होगा सोमवार, और जो 27 है 27 को होगा मंगलवार। तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे, और हमारा जो आंसर है वो मंगलवार ही आएगा। चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन नंबर 5। यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस है तो निम्न का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे दिए गए इस समीकरण का आपको मान ज्ञात करना है। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, और इस सीरीज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस, और जो गुणा है इस गुणा का अर्थ है भाग, और इस भाग का अर्थ है माइनस, और जो प्लस है प्लस का अर्थ है गुणा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इस भाग को किया, तो ये हमारे पास हो गया 20, और यहाँ प्लस है, इस 4 को दिया तो ये 2 हो गए, और आगे हमारे पास है माइनस में 3 और गुणा में 2। सबसे पहले बोर्ड मास के तरीके से करें तो सबसे पहले होता है भाग, भाग के बाद में होता है गुणा। तो यहाँ पे हम इनको गुणा कर लेंगे तो ये 6 हो गया, ये माइनस हो गया, और इधर जो कि ये 2 हो गया, और प्लस में ये 20 हो गया। और अब आगे हमारे पास ये हो गया 20 और 2 प्लस करके 22, और माइनस हो गया 6, और 22 में से 6 गए तो यहाँ पे हमारे पास बच गए 16। ये हमारे पास होता है 16, तो हमारा आंसर हो गया 16। कि इस प्रकार से जो इन चिन्हों को बदलने से, और चलते हैं देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन में है 16, और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है 16, और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में आपको कथन दिया गया है कि कुछ अभिनेता गायक है, जो यहाँ पे कि कुछ अभिनेता गायक है, तो यहाँ पे बना लिया हमने अभिनेता, ये हो गया अभिनेता। और आगे आपको ये बताया गया कि सभी गायक नर्तक है, यहाँ पे ये अभिनेता हो गया और ये हो गया हमारा गायक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये गायक। और आगे आपको ये कहा कि सभी गायक नर्तक है, सभी गायक जो नृत्य है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया नर्तक, ये नर्तक हो गया। अब आपसे यहाँ पे जो कि निष्कर्ष दे रखा है, निष्कर्ष 1 में कुछ अभिनेता नर्तक है, कुछ अभिनेता नर्तक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो अभिनेता है और यहाँ ये नर्तक है, तो कुछ अभिनेता है वो नर्तक है। कोई गायक अभिनेता नहीं है, ये तो बात गलत है। कोई भी गायक अभिनेता नहीं है, गायक अभिनेता है, गायक अभिनेता है। तो दूसरा हमारा ये रोंग है और पहला हमारा सही है, क्योंकि कुछ अभिनेता नर्तक है, कोई गायक अभिनेता नहीं है, लेकिन कुछ गायक है वो अभिनेता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे है केवल निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1 सही है और दूसरा सही नहीं है, गलत है, दूसरा सही नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, और यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन 7। एक गोलाकार पार्क के बाहर ABCDEF अंदर की ओर मुँह करके इस प्रकार से बैठे हैं कि A बीच में है D और F के, A है वो D और F के बीच में है, C विपरीत है D के, C वो D के विपरीत है, विपरीत यानी सामने है,
और डी ई के पड़ोस में नहीं है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास ये एक वृत्ताकार जो कि गोलाकार एक पार्क है। अब आपको ये कहा गया कि ए बी सी डी ई एफ, और ये जो है इस प्रकार से बैठे हैं कि ए बीच में है लेकिन डी और एफ के बीच में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इधर एफ को बिठा दिया है और इधर डी को बिठा दिया है। आप चाहे तो डी और एफ को आपस में किसी तरीके से बिठा सकते हो, लेकिन ए को बीच में बिठाना है। अब सभी का मुंह है अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको आगे ये कहा गया कि सी विपरीत है डी के, सी डी के विपरीत है। तो विपरीत का अर्थ है बिल्कुल अपोजिट या सामने, तो यहाँ पे हमने बिठा दिया सी को, ये डी के अपोजिट हो गया। और अब आपको ये कहा है कि डी ई पड़ोस में नहीं है, डी और ई दोनों पड़ोस में नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि डी के पड़ोस में यहाँ पे हमारे पास बच गया एक तो बी, इस बी को इसको पड़ोस में बिठा देंगे। और फिर आगे हमारे पास जो कहा गया है कि डी और ई, तो यहाँ पे आगे हमने यहाँ पे बिठा दिया है इस ई को हमने यहाँ पे आगे बिठा दिया है। और अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास किस प्रकार से जो बनते हैं कि इसमें गोलाकार पार्क के बाहर ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार मुँह करके बैठे हैं कि ए बीच में है, डी और एफ के बीच में हो गया, सी और डी दोनों एक दूसरे के विपरीत यानी एक दूसरे के आमने सामने है, और डी ई के पड़ोस में नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसको आप ऐसे भी बिठा सकते हैं कि ई को आगे पीछे कर सकते हैं, ई को ए और एफ के बीच में भी ला सकते हैं, लेकिन हमें जो कि आप, और अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में आपको दिया गया सबसे पहले तो ए बी के विपरीत है, ए बी के विपरीत नहीं है क्योंकि ए बिल्कुल ई के विपरीत में है, बी के विपरीत में नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको ये बताया गया है कि डी ई के विपरीत में है, तो डी और ई भी विपरीत में नहीं है क्योंकि डी ए के सामने है। आगे सी और बी पड़ोसी है, सी और बी पड़ोसी भी नहीं है क्योंकि ई और एफ सी के पड़ोसी है। और आगे आपको ये बताया गया कि बी और ई पड़ोसी है। ये हमारी जो बात है यहाँ पे बी और ई दोनों क्या है, पड़ोसी है, और ये हमारा ऑप्शन जो बी और ई पड़ोसी है सत्य है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में यदि ए बराबर में 5, बी बराबर में 6, सी बराबर में 7 और डी बराबर 8 हो तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 इन अंकों को मिलाकर के कौन सा शब्द बनेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो ए दे रखा है इसका 5 नंबर कैसे आए हैं। ए तो होता है 1 नंबर पे अगर हम अल्फ़ाबेट को काउंट करें जो कि, और अगर हम विपरीत से ज्ञात कर सकते हैं तो ये ए होता है 26 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे दिए गए है इसका 5 नंबर, तो यहाँ पे ए को जो कि ए बराबर में ए 1 नंबर है और इसके प्लस में कर दिया 4 और ये हो गया 5 नंबर का। फिर आगे बी होता है 2 नंबर का और इस 2 में 4 प्लस करके कर दिया 6। फिर आगे सी होता है 3 नंबर का, इसमें 4 प्लस करके कर दिया 7 नंबर। आगे डी, तो डी होता है 4 नंबर का और इसमें 4 प्लस करके कर दिया 8। इस प्रकार से ये अंक दिए गए हैं। लेकिन अब हम अगर इस सभी में अंकों में प्लस करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये 16 है और 16 में हमने 4 प्लस किया तो ये बनता है 20 और 20 नंबर पे होती है टी, जो टी इसमें भी दे रखी है। लेकिन आगे हमारे पास 5 है और इस 5 में 4 प्लस करने से बनते हैं 9, लेकिन ये ई 9 नंबर पे नहीं है, ई है वो 5वें नंबर पे है। और आर भी नहीं है, तो आर आती है 18 नंबर पे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये नहीं बनते हैं। लेकिन हमारे पास ये 16 और 16 में से -4 करने पे ये बनता है 12 और 12 नंबर पे आता है एल।
12 नंबर पे एल होता है। इसी प्रकार से 5 और 5 में से 4 माइनस करने से होता है 1 और 1 नंबर पे आता है ए। और आगे इसी प्रकार से जो हमारे पास है 27, और 27 में से 4 करने -4 करने से 23 बचता है, और 23वें नंबर पे आता है डब्लू। और इसी प्रकार से आगे जो करें तो यहाँ पे हमारे पास है 29, और 29 में से 4 माइनस करें तो 25 बचता है, और 25वें नंबर पे होती है वाई। 25वें पे वाई होती है। आगे हमारे पास जो नंबर दे रखा है ये दे रखा है 9, और 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 बचते हैं, 5वें पे आता है ई। और इसी प्रकार से आगे जो 22 नंबर है, और 22 में से 4 घटाने पे 18, और 18 नंबर पे आता है आर। और आगे जो 23 में से 4 घटाने पे हमारे पास बचते हैं 19, और 19 नंबर पे आता है एस। 19 पे एस आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो -4 करने से जो वर्ड बनता है LAWYERS, ये माइनस करने से बनता है, और ये पहले नंबर वाला बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप में जो दिए हैं 5, और ये प्लस करके दिए हैं 4, सभी में 4 प्लस किए हैं, लेकिन हमने 4 घटाने से ये प्राप्त हो जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा समूह शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शब्दों के सार्थक क्रम की, और शब्दों का जो सार्थक क्रम है वो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन नंबर, सबसे पहले होता है बीज, 1 नंबर पे बीज, फिर बीज से बनता है पौधा, और फिर पौधे पे आता है फूल, और फूल से बनता है फल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सबसे पहले बीज, बीज के बाद पौधा, पौधा से बनता है फूल, और फूल पे बनता है फल। और अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखी जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको बताए कि जब विपरीत में लिखा जाए, यानी हम शुरू करें यहाँ पे जेड से, जेड, और उसके बाद में जो कि वाई, और वाई के बाद में हो जाता है एक्स, एक्स के बाद में हो जाता है डब्ल्यू। इस प्रकार से अगर हम लिखें तो इसमें से आपको बताया गया कि 11वें अक्षर के दाएं 17वें, और 17वें के बाद में छठा जो बाएं अक्षर कौन सा होगा। तो सीधा हम ज्ञात कर सकते हैं इसको कि सबसे पहले तो कुछ जो विपरीत क्रम लिखे, बाद में हम बाएं से ज्ञात करेंगे, और बाएं से ज्ञात करेंगे तो 11 + 17 और माइनस करेंगे 6, 11 और ये हो गए 17 28, और 28 में से 6 किए तो ये 22 हो गया। ये 22वां क्रमांक हमारा विपरीत है। ये जो विपरीत क्रमांक है 22, और जब हमें सीधा क्रमांक ज्ञात करना होता है तो 27 में से वो क्रमांक घटाने से सीधा क्रमांक प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारा 5, सीधा 5, और 5वें नंबर पे आती है ई। इस प्रकार से कि बाएं से 11वां अक्षर और 11वें अक्षर के दाएं 17वां, तो 11 और 17 को जोड़ लेंगे, और फिर बाएं तो ये 6 घटा देंगे और घटाएंगे, तो ये हमारे पास विपरीत क्रमांक आ गया। और इस विपरीत क्रमांक से हम सीधा क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी तरीका ये है कि अगर हम इस पूरी अल्फ़ाबेट को लिखें, जैसे कि हमने लिखा है जेड, वाई, उसके बाद में एक्स, डब्ल्यू, वी, उसके बाद में यहाँ पे यू, यू के बाद में टी, एस, आर, और आगे क्यू, क्यू के बाद में पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए। अब आपको ये कहा गया कि ये तो हमारा हो गया दाएं से, और आपको कहा है बाएं से। तो यहाँ बाएं से शुरू करें तो यहाँ पे 11वां अक्षर पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां अक्षर हमारा होता है पी, और पी के बाद में आपको 17 अक्षर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,
तो 17वां नंबर हमारा हो गया वाई। अब वाई के बाईं तरफ से आपको 6 गिनने हैं। तो यहाँ पे जेड हो गया 1, ए हो गया 2, बी 3, सी 4, डी 5 और छठा अक्षर बनता है ई। तो आप दोनों ही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास है जीके के 10 क्वेश्चन। तो चलते हैं जीके के क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। और चलते हैं, बात कर लेते हैं जीके के क्वेश्चन की। और चलते हैं, बात करते हैं। अब हमारे पास है जीके के टोटल 10 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक है। तो अब हम बात करने वाले इन जीके के टोटल 10 क्वेश्चन के। और इससे पहले 10 क्वेश्चन रीजनिंग के अपलोड हो चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करें। और बात कर लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में, राष्ट्रकूट राजवंश ने शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए दक्षिण में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दक्षिण के जो राष्ट्रकूट राजवंश की, और उन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वह है कनेरी विश्वविद्यालय। कनेरी विश्वविद्यालय, और ये दक्षिण के राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा स्थापित थी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संस्कृत साहित्य की, और संस्कृत साहित्य युग कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का जो स्वर्ण युग माना जाता है ये गुप्त काल को माना जाता है। और इस काल में कालिदास जो एक श्रेष्ठ कवि थे, और कालिदास को भारत के शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि गुप्त काल को एलिजाबेथ युग यानी अंग्रेजी साहित्य इतिहास की संज्ञा दी गई है। गुप्त काल को एलिजाबेथ युग की संज्ञा दी गई है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में बात करें, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो यहाँ पे हम उस भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और यहाँ पे हमारा आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और ये जे.बी. कृपलानी ने जो कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था। और 22 अगस्त 1963 को बहस के लिए गए इसको रखा गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। और बात कर लेते हैं, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में बात कर रही है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन है वो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। और इस काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रिंगर मृदा। और इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम के पाई जाती है। तो ये मिट्टी है वो लावाजनक शैलों से बनती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। तो बात कर रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विंध्याचल श्रेणी जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। तो हमारा आंसर है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से ये प्रारंभ होती है। और ये बघेलखंड मध्य प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में होती हुई और सासाराम बिहार तक ये फैली हुई है। और बात करेंगे इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई है 1200 वर्ग किलोमीटर। 1200 वर्ग किलोमीटर लंबाई है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। और यहाँ पे धूपगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें
तो यहाँ पे सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में तुंगभद्रा बांध परियोजना किस राज्य में है? तो यहाँ पे ये गए है तुंगभद्रा बांध परियोजना किस राज्य में है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर है कर्नाटक। तुंगभद्रा बांध परियोजना कर्नाटक में है और ये कृष्णा की सहायक नदी पर बना है। बेलारी नामक स्थान पर 72 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला ये बांध पुरातात्विक स्थल जो हम्पी के निकट है और इस बांध की जो लंबाई है वो 244 मीटर लंबा है और 50 मीटर ये ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 50 मीटर है और लंबाई 244 मीटर है। और इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं आगे हमारे पास जो यहाँ पे दिए गए हैं हिमाचल में भाखड़ा नांगल बांध है और ये हिमाचल के बिलासपुर जिले में है। और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जो सिलाना परियोजना जम्मू कश्मीर में है। और चलते हैं आगे हमारे पास यहाँ पे मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना है और ये मध्य प्रदेश के। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की और इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी और ये स्थापना की गई थी 1981 में और देहरादून में। और इसके 4 प्रादेशिक कार्यालय है जो शिमला, नागपुर, बेंगलुरु व कोलकाता में। भारतीय वन अनुसंधान 2 वर्ष बाद भारत की वन रिपोर्ट पेश करता है। भारत की जो वन रिपोर्ट होती है वो 2 साल बाद पर प्रस्तुत की जाती है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 33% वन होने चाहिए भौगोलिक क्षेत्रफल पर। और बात करें पर्वतीय क्षेत्रफल की, तो पर्वतीय क्षेत्र में 60% और मैदानी भाग में जो 25%। और भारत की प्रथम वन नीति 1984 में बनी थी। चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। विश्व में भारत का रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान आता है या कौन सा नंबर है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेशम उत्पादन में भारत का स्थान जो विश्व में आता है, तो ये आता है दूसरे स्थान पे। पहला स्थान है चीन का। चीन रेशम उत्पादन में प्रथम है और भारत रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और 4 प्रकार की रेशम उत्पादित की जाती है जिसमें सहतूती, अरंडी, टसर और मूंगा रेशम में भारत का एकाधिकार है। मूंगा रेशम है वो केवल मात्र भारत में ही उत्पादित होती है और इसके लिए असम राज्य प्रसिद्ध है। देश में प्रथम रेशम कारखाना 1832 में खोला गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये हावड़ा में खोला गया था। वर्तमान में रेशम उत्पादन के कारखानों की बात करें तो ये लगभग 300 के करीबन है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में बुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? या हम कह सकते हैं बुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है कांकने है। आंसर कांकने नदी बुज झील का निर्माण करती है और ये जैसलमेर के कोठारी गांव से इसका उद्गम होता है। 17 किलोमीटर लंबी और ये बुज झील का निर्माण करती है रूपसी गांव में। जैसलमेर से चलने के बाद में ये रूपसी गांव के पास बुज झील का निर्माण करती है। मीठा खाड़ी जो कि जैसलमेर में ये विलुप्त हो जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से होता है और ये 100 किलोमीटर लंबी बहती है और ये चूरू की सीमा पर आकर के विलुप्त हो जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं रूपनगढ़। रूपनगढ़ ये अजमेर में है।
उद्गम होता है इसका और ये सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। और आगे हमारे पास है मेंथा नदी। मेंथा नदी मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियाँ, जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये अजमेर ज़िले के सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। और मेंथा नदी के किनारे पर नागौर जिले के जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल लुणवा है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 20 में, अभ्रक किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभ्रक के प्राप्त की चट्टानें कौन सी होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टान। दोनों आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों से अभ्रक प्राप्त होता है। सफ़ेद रंग की अभ्रक को रूबी, हल्की गुलाबी रंग की अभ्रक को बायोटाइड कहते हैं। अज्वलनशील खनिज है ये और इसे विद्युत का कुचालक भी कहते हैं। अज्वलनशील पदार्थ है और ये विद्युत का कुचालक होता है। बिहार प्रथम, यूपी द्वितीय, राजस्थान तीसरे नंबर पे है अभ्रक के। और अभ्रक की चादर बनाने का कारखाना माइकेनाइट भीलवाड़ा राजस्थान में है। अभ्रक के जो चादर बनाने का कारखाना है वो माइकेनाइट भीलवाड़ा और ये राजस्थान में है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।